नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम सामाजिक विचारकों को एक बार पुनः शुरू करने जा रहे हैं। कुछ सामाजिक विचारक हैं जैसे कि महात्मा गांधी है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, इसी प्रकार से A.R. देसाई है, उन पे अभी हमारी कोई क्लास नहीं हुई है। तो भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन करने वाले जो विचारक हैं उनके कई परिप्रेक्ष्य हैं। जैसे कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद की बात करें तो MN श्रीनिवास का नाम है वो प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। इसी प्रकार से भारत विद्याशास्त्र उसमें G.S. गुरिये है, डेयूमा है। इसी प्रकार से मार्क्सवादी विचारधारा भी भारत में प्रभावी रही है। तो मार्क्सवादी विचारकों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है A.R. देसाई का। D.P. मुखर्जी भी हैं, लेकिन उन्होंने साथ में इकोनॉमिक्स को भी पढ़ाया है। विशुद्ध रूप से अगर हम बात करें तो A.R. देसाई प्रमुख रूप से भारत में मार्क्सवादी सामाजिक विचारक हैं। इनका पूरा नाम अक्षय कुमार रमनलाल देसाई, गुजरात से हैं। तो ये अपने नाम के साथ पिताजी का नाम भी लगभग अपने महाराष्ट्र गुजरात में ये परंपरा रही है, मुख्य रूप से साउथ इंडिया के अंदर भी। अगर हम इनकी जीवन की बात करें तो इनका जन्म 16 अप्रैल 1915 को हुआ था और 12 नवंबर 1994 की इनकी जीवन यात्रा है वो चली थी। गुजरात के नाडियाड में इनका जन्म हुआ था। अगर हम इनके प्रमुख योगदान की बात करें तो इनके प्रमुख योगदान को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो राष्ट्रवाद के विकास की सामाजिक पृष्ठभूमि, और दूसरा इनकी जो ग्रामीण समाजशास्त्र की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है इनकी? इनको भारत में भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र का जनक है वो हम A.R. देसाई को मानते हैं। तो ये पुस्तक और इस पुस्तक में जो चर्चा है हम लास्ट में करेंगे। ये दोनों महत्वपूर्ण है, एक उनका राष्ट्रवाद का नियम और ये एक ग्रामीण समाजशास्त्र की जो भी इन्होंने चीज़ें रखी है, उसके अंदर जो भी इन्होंने कुछ शब्दावली दी है वो सब महत्वपूर्ण है। तो मार्क्सवादी विचारधारा जब अपने आप में आ जाती है तो दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मार्क्सवादी विचारधारा नाम आते ही दो तीन चीज़ें क्या आएगी? एक तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद आएगा। क्या आएगा? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद। ऐतिहासिक रूप से ये व्याख्या करते हैं दो वर्गों की और उनके परस्पर वाद प्रतिवाद और फिर संवाद विकसित होता है। और एक और आएगा आर्थिक दृष्टिकोण। अगर मार्क्सवादी है तो वो आर्थिक दृष्टिकोण रखेंगे और वर्ग संघर्ष यानी वो किसी न किसी वर्ग को शोषित के रूप में प्रकट करेंगे और किसी न किसी को शोषक के रूप में प्रकट करेंगे। तो ये दो मार्क्सवादी में एक ऐतिहासिकता की बात होगी, एक आर्थिकता की बात होगी। तो मार्क्सवाद में भी कई विचारधाराएं हैं। तो ये मुख्य रूप से जो ट्राट्सवीवादी है, ये भी रूस के एक हैं मार्क्सवादी विचारक है। इन्होंने एक अलग से कुछ हटकर दिया है तो इनको बोलते हैं ट्राट्सवीवादी विचारधारा। तो इसके ये समर्थक रहे हैं और साथ में ये समाजशास्त्री होने के साथ साथ कार्यकर्ता भी रहे हैं। क्या रहे हैं? कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट। जैसे कि एक्टिविस्ट वह होता है जो लोगों के बीच में जाकर आंदोलन का नेतृत्व करता है, तो वो कार्यकर्ता है। तो ये साथ में समाजशास्त्री के साथ साथ एक कार्यकर्ता भी रहे हैं वाम दलों के, साम्यवादी दलों के। तो A.R. देसाई का जो शोध कार्य था वो किस पर था? वो था भारत के अंदर राष्ट्रवाद के उदय के कारण। तो ये इनका शोध का विषय था और इसी नाम से इनकी पहली पुस्तक भी है। ये शोध कार्य इन्होंने अपने गुरु G.S. गुरिये के निर्देशन में बम्बई विश्वविद्यालय से 1946 के अंदर किया। कब किया? 1946 में G.S. गुरिये के नेतृत्व के अंदर। फिर 1951 में इसी विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन करवाना प्रारंभ किया और 1976 के अंदर ये प्रोफेसर बने और विभागाध्यक्ष भी बने। तो घनश्याम शाह ने इनको यांत्रिक मार्क्सवादी कहा है। क्या कहा है? यांत्रिक मार्क्सवादी। यांत्रिक मार्क्सवादी का मतलब है कि इन्होंने यंत्र की भांति मार्क्सवाद को लागू किया है। किसकी भांति? यंत्र की, ज्यों का त्यों, उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की, इसलिए इनको यांत्रिक मार्क्सवादी कहा है। घनश्याम शाह जी की पुस्तक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो भी महत्वपूर्ण है। अभी नाम मुझे उसका याद नहीं आ रहा है। इन्होंने विवाह है वो प्रमुख महिलावादी समाजशास्त्री नीरा देसाई से किया था। किन से किया? नीरा देसाई एक प्रमुख महिलावादी
विचारक हैं भारत में, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। ये इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी, जीएस गुरिये उसके प्रथम अध्यक्ष थे। उसके संस्थापक सदस्य रहे हैं AR देसाई, और 1978 से लेकर 1980 के बीच में ये इनके अध्यक्ष भी रहे हैं। इनकी जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान है वो 1964 में जब वैश्विक समाजशास्त्रीय अधिवेशन हो रहा था, तब इन्होंने ग्रामीण समस्याओं पर एक शोध पत्र लिखा था। उसके कारण इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त हुई। तो ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे ग्रामीण समस्याओं पे लिखा है, काफी कुछ लिखा है, राष्ट्रवाद के बारे में लिखा है, ऐतिहासिक यानी मार्क्सवादी विचार कर रहे हैं। तो ये 2-3 चीजें इनकी थीम है, और अपने समस्त अध्ययनों के अंदर इन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा को छोड़ा नहीं है, कहीं भी नहीं छोड़ा है। जो भी अध्ययन किए इन्होंने, उन सब में मार्क्सवाद वो लेके आए हैं। जैसे कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, शहरीकरण के कारण, नगरीकरण के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उन पे चर्चा की है इन्होंने। मुख्य रूप से जो जनसंख्या वृद्धि के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उन पे चर्चा की है। परिवार नियोजन की इन्होंने चर्चा की है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए। इन सब का अध्ययन इन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा से किया है। इसी के साथ इन्होंने CG शाह के साथ मिलकर एक रेड स्टार नामक जर्नल भी निकाला था। रेड कलर किनका होता है? रेड कलर है वो कॉमरेडों का होता है। मार्क्सवादियों की पहचान क्या है? रेड कलर, लाल झंडा। और ये बाद में एक सोशलिस्ट पार्टी है, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, उसके सदस्य भी रहे हैं। यानी इन्होंने साम्यवादी दलों में खुलकर भाग लिया है। किनकी तरह? कार्ल मार्क्स की ही तरह। और मार्क्सवादी विचारधारा को इन्होंने जन सामान्य तक पहुंचाया है, यानी गरीबों तक, महिलाओं तक, बच्चों तक, किसानों तक इन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा को, उनका झंडा लेकर वो उन जनता के बीच में गए हैं। और मार्क्सवादियों की यही सबसे बड़ी पहचान होती है, कॉमरेडों की, वाम दलों की यही सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो मजदूरों के, किसानों के बीच में रहेंगे हमेशा। मैंने भी 2-3 साल तक इस जीवन को जिया है जब अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर, तब मुझे पता है कि एक मार्क्सवादी किस हद तक लोगों के बीच में रहता है। इसके उल्ट जो DP मुखर्जी थे, वो आराम कुर्सी के समाजशास्त्री के तौर पे इनको जानते हैं। वो एक उनका दृष्टिकोण जरूर था, लेकिन उन्होंने कभी जमीनी स्तर पे इतना काम नहीं किया जितना कि AR देसाई ने किया है। ये दोनों में अंतर है मार्क्सवादियों में, DP मुखर्जी में और AR देसाई के अंदर। ब्रिटिश शासन में के कारण इन्होंने कहा कि भारत में राष्ट्रवाद क्यों पनपा, भारत में कृषक आंदोलन क्यों हुए, उन सब के पीछे ये क्या मानते हैं? लोगों का शोषण मानते हैं। और मुख्य रूप से किसका शोषण मानते हैं? वो ब्रिटिश शासन का शोषण मानते हैं। किसका शोषण? कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत कुछ और था और ब्रिटिश शासन आने के बाद भारत कुछ और हो गया। तो इसके कारण बिचौलिए वर्ग का उदय हुआ, जबकि पहले ऐसा नहीं था। बिचौलिया वर्ग भारत में नहीं था। ये ब्रिटिश शासन की देन है। जमींदारों का उदय हुआ ब्रिटिश शासन के कारण, और ब्रिटिश शिक्षा नीति के कारण ने मध्यम वर्ग का उदय हुआ। ये दो इन्होंने ब्रिटिश शासन का परिणाम माना है। उससे पहले इन्होंने कहा था कि गांव थे वो आत्मनिर्भर थे। और अब इसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश आगमन के बाद और आज़ादी के बाद भी ग्रामीण जो समाज है वो असमानता, गरीबी, शोषण, ऋणग्रस्तता जैसी समस्याओं से घिरे हुए हैं। और गांवों के अंदर कृषक जो असंतोष है वो आज़ादी के बाद भी भारत सरकार उनको दूर नहीं कर पाई है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी एक नज़र प्रमुख पुस्तकों के, और उसके बाद में हम इनका जो राष्ट्रवाद के उदय के कारण हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो ये इनकी पहली पुस्तक है, सोशल बैकग्राउंड, सामाजिक पृष्ठभूमि ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। ये उनका शोध का विषय था, 1946 में किया था, और 2 वर्ष बाद में 1948 के अंदर इन्होंने ये पुस्तक है वो निकाली थी। इसी स्तर की एक और है जो कि नेशनलिज्म से ही जुड़ी हुई है, रिसेंट ट्रेड्स इन इंडियन नेशनलिज्म। ये 1960 के अंदर आई थी। इन दोनों पुस्तकों में इन्होंने
इंडियन नेशनलिज्म की बात है वो की है, भारतीय राष्ट्रवाद की बात की है। तो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं तो ये मान के चलना कि ये पक्के राष्ट्रवादी हैं। क्या है? पक्के राष्ट्रवादी हैं। गांधी जी पे भी इनको एक पुस्तक थी, गांधी जी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, और जिस पुस्तक की मैं चर्चा कर रहा था वो है रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र या भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र 1969 के अंदर। एक ये और एक ये दोनों इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। स्लम एंड अर्बनाइजेशन 1970 में, तो इसमें उन्होंने स्लम यानी नगरीकरण की समस्याओं पे लिखा है। ए पॉजिटिव प्रोग्राम फॉर इंडियन रिवॉल्यूशन, ए पॉजिटिव प्रोग्राम फॉर इंडियन रिवॉल्यूशन यानी भारतीय आंदोलन का एक कार्यक्रम ये प्रस्तुत करते हैं। कैसा करते हैं उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया 1975, स्टेट एंड सोसाइटी 1975 के अंदर ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें वो भारतीय जो राज्य है, भारतीय जो शासन है, उसकी विशेषताओं को बताते हैं और कहते हैं कि भारतीय जो स्टेट है वो मूल रूप से क्या है? पूंजीपति है। क्या है? पूंजीवादी है। भारतीय स्टेट का, भारतीय राज्य मूल रूप से पूंजीवादी राज्य है। प्रेजेंट स्ट्रगल इन इंडिया 1979 के अंदर, 1979 के अंदर इन्होंने भारत के अंदर जो किसान आंदोलन है, कृषक असंतोष है, इसको मुख्य रूप से क्या कहेंगे? कृषक। प्रेजेंट का मतलब होता है कृषक। असंतोष पे इन्होंने काफी कुछ लिखा है। आगे है रूरल इंडिया इन ट्रांसिजन, ये पुस्तक भी उससे ही जुड़ी हुई है, इंडियन रूरल सोशियोलॉजी से। इंडियाज पथ ऑफ डेवलपमेंट, इंडियाज पथ ऑफ डेवलपमेंट यानी भारतीय वो जो रास्ते हैं विकास के भारतीय रास्ते, यानी आजादी के बाद भारत का क्या कौन सा रास्ता होना चाहिए था डेवलपमेंट पे, इस पे इन्होंने 1984 के अंदर चर्चा की है। आजादी के बाद कृषक असंतोष पे भी इन्होंने लिखा है अर्बन फैमिली एंड फैमिली प्लानिंग इन इंडिया, अर्बन फैमिली शहरी परिवार और परिवार प्लानिंग इन इंडिया। तो ये परिवार प्लानिंग, परिवार नियोजन की चर्चा इस पुस्तक में वो करते हैं। तो ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, वो मैंने आपको बताई है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका राष्ट्रवाद के उदय का है जो सिद्धांत है, राष्ट्रवाद के उदय की सामाजिक पृष्ठभूमि, राष्ट्रवाद के उदय की सामाजिक पृष्ठभूमि। तो इस में इन्होंने किस विधि का प्रयोग किया पता ही चल गया आपको, ऐतिहासिक रूप से इसका अध्ययन किया है। और ये जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है वो E.H. कार से ग्रहण की गई है। किन से ग्रहण की गई है? E.H. कार से ग्रहण की गई है, उनसे प्रभावित है ये इनकी राष्ट्रवाद की विचारधारा। और इस पुस्तक में इन्होंने, जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक में इन्होंने परंपराओं के विश्लेषण को महत्वपूर्ण नहीं माना। डीपी मुखर्जी ने जब मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाया तो उन्होंने एक ही चीज पे सबसे अधिक फोकस किया था, वो किसका? परंपराओं का। परंपरा की बात है वो डीपी मुखर्जी ने बार बार कही थी, लेकिन ये कहते हैं कि परंपराओं का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों महत्वपूर्ण नहीं है? क्योंकि परंपरा, धर्म, कर्मकांड, यानी परंपरा यानी धर्म और कर्मकांड की जड़ें हैं वो अर्थव्यवस्था और उत्पादन संबंधों में निहित है। परंपरा, धर्म, कर्मकांडों की जड़ें अर्थव्यवस्था में यानी उत्पादन संबंधों में निहित है। तो हमें इनका विश्लेषण करना चाहिए, अर्थव्यवस्था का, ना कि परंपरा का। हमें जड़ का विश्लेषण करना चाहिए, ना कि पत्तियों का। परंपराएं तो अर्थव्यवस्था बदलते ही चेंज हो जाती है। तो वो भारत में पूंजीवाद के लिए किसको, क्योंकि वो जो राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो राष्ट्रवाद के लिए वो किसको उत्तरदायी मानते हैं? पूंजीवाद को उत्तरदायी मानते हैं। और पूंजीवाद को वो किस के लिए किसको उत्तरदायी मानते हैं? उपनिवेशवाद को मानते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण भारत में पूंजीवाद की शुरुआत हुई, यानी उससे पहले भारत में पूंजीवाद नहीं था। और आजादी के बाद भी पूंजीवाद को जारी रखा गया A.R. देसाई के अनुसार। और उन्होंने कहा था कि ये जो राष्ट्रवाद है ना, ये शून्य में पैदा नहीं होता है। राष्ट्रवाद है वो शून्य में पैदा नहीं होता है,
ये नोट कर लेना, प्रश्न आ सकता है परीक्षा के अंदर कि किसने कहा कि राष्ट्रवाद शून्य में पैदा नहीं होता है। लेकिन ये थीम होगी, राष्ट्रवाद की थीम है, वो AR देसाई की है। तो उन्होंने कहा शून्य में पैदा नहीं होता है, उपनिवेशवाद के कारण पूंजीवाद आया, पूंजीवाद के कारण लोगों का शोषण हुआ। इसके कारण से जो राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है, ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शक्तियों से, जो ये औपनिवेशिक शासन के कारण ये जो नई सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था उत्पन्न हुई और उसके साथ उन्होंने ऐतिहासिकता को जोड़ा है। तो ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक शक्तियों के कारण उपनिवेशवाद भारत में हावी हो गया और उसके विरोध के कारण भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। तभी तो कहते हैं ना कि जो उपनिवेशवाद ने अपने शत्रु राष्ट्रवाद को जन्म दिया, उपनिवेशवाद ने अपने शत्रु राष्ट्रवाद, उपनिवेश किसी देश को उपनिवेश बनाए रखना चाहता है और राष्ट्रवाद उसको उखाड़ना चाहता है। इसीलिए तो कहा गया है कि उपनिवेशवाद ने अपने शत्रु राष्ट्रवाद को जन्म दिया, और ऐसा ही कुछ मानना है AR देसाई का। आगे है कि ये राष्ट्रवाद का विकास हुआ कैसे, इसके कारण क्या है। तो उन्होंने 5 कारण बताए हैं। कितने कारण बताए हैं? 5 कारण बताए हैं और 5 ही चरण बताए हैं। मुख्य रूप से 5 कारण बताए हैं। राष्ट्रीयवादी भावना के विकास के 5 चरण बताए हैं। पहले हम इनके कारणों पे चर्चा कर लेते हैं। तो उन्होंने पहला कारण बताया ब्रिटिश औद्योगिक नीतियां। ब्रिटिश औद्योगिक नीतियों के कारण शोषण बढ़ा, पहले नहीं था। संचार साधनों का विकास हुआ, परिवहन के साधनों का विकास हुआ। संचार, परिवहन, ये गलत लिखा गया है, परिवहन साधनों के विकास। तीसरा, जो राष्ट्रीय सुधार आंदोलन हुए थे। चौथा, पत्रकारिता की भूमिका या जो अखबार वगैरह है उनका मुख्य रूप से योगदान है। और 5वां, आधुनिक शिक्षा। इन कारणों से, इन 5 कारणों से ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध भारत में जागरूकता आई और जागरूकता से राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। तो राष्ट्रवाद के विकास के इन्होंने 5 चरण बताए। कितने चरण बताए हैं? 5 चरण बताए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रथम चरण है वो 1885 से पहले का है। 1885 से पहले जो राष्ट्रवादी भावना थी उसका विकास का पहला चरण हुआ जब 18वीं शताब्दी के प्रारंभ के अंदर राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा या महिला शिक्षा से इसकी शुरुआत की थी। किनकी? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की हुई। उसके बाद में जो विधवा विवाह था, सती प्रथा का तो हो ही चुका था। इस प्रकार धीरे धीरे महिला शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाने लगा। तो 1885 से पहले, यानी कांग्रेस के उदय से पहले, यहां 1885 से इनका तात्पर्य है कि कांग्रेस का उदय, क्योंकि कांग्रेस की भूमिका उस समय राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण थी। तो कांग्रेस से उदय से पहले इन्होंने प्रथम चरण इसको माना है और राजा राम मोहन राय और उसके बाद जो भी सामाजिक सुधार हुए हैं इसको इन्होंने शामिल किया है। दूसरा है चरण, वो है कांग्रेस के उदय के बाद से 1905 तक ये वो दौर था भारतीयों का जब जो कांग्रेस की बागडोर थी वो किनके हाथों में थी? नरम दल के हाथ में थी। किनके थी? नरम दल के हाथ में थी। उनकी अंग्रेजों के प्रति अगाध श्रद्धा थी कि ये जो कुछ कर रहे हैं वो भारत के भले के लिए ही कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में उस दौर के अंदर उद्योगों को, स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया था और स्वदेशी के बढ़ावा देने से उद्योगों को भी काफी है वो बढ़ावा मिला था। तीसरा चरण है वो 1905 से 1918 तक है और इस दौर के अंदर जो बागडोर थी राष्ट्रीय आंदोलन की वो किनके थी? चरमपंथियों के हाथ में थी। किनकी थी? चरमपंथियों की। ये नरम दल थे, ये उग्रवादी दल के थे, जिसमें मुख्य रूप से बाल गंगाधर, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, इनका नाम आता है। यानी जो शांति से राष्ट्रवादी भावना विकसित हो रही थी उसमें उबाल आना शुरू हो गया 1905 में। 1905 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? शायद बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद से जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें उग्रतानी प्रारंभ हो गई। ये तीसरा चरण है। चौथा चरण है
1918 से 1934, 1918 से 1934 ये वो दौर है जब गांधी जी है वो पूर्ण रूप से सक्रिय हो गए थे और बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत है वो इस दौर के अंदर हुई थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण दौर है। असहयोग आंदोलन 1919 में, फिर उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1934 तक चला था। तो ये चौथा चरण है। और पांचवां चरण है वो 1939 तक, 1934 से जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था उस तक इन्होंने ये पांचवां चरण है वो बताया है। तो ये भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के 5 चरण हैं। आगे है किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन की इन्होंने चर्चा है वो 2 किताबों में की है, 2 पुस्तकों में की है। एक पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया और दूसरी है अग्रेरियन स्ट्रगल इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, 1986 में लिखी है। तो इसके बाद में उन्होंने आज़ादी से पहले और बाद दोनों प्रकार के किसान संघर्षों पे चर्चा, किसान आंदोलन पे चर्चा की है। इन्होंने किसान आंदोलन को भी मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन और पूंजीवाद का कारण माना है। ब्रिटिश शासन से पहले पूंजीवाद नहीं था, वस्तु विनिमय और जजमानी प्रथा थी, अपना काम आत्मनिर्भर थे गांव। इसके आने के बाद पूंजीवाद प्रारंभ होता है और पूंजीवाद प्रारंभ होता है तो लोगों का शोषण होता है, किसानों का शोषण होता है। उनके पास अत्यधिक लगान, उनको कर टैक्स देना पड़ता था, उनको अत्यधिक कर देना पड़ता था। इससे जो किसान थे वो आंदोलित होने के लिए मजबूर हुए। तो जन चेतना इनमें आई शोषण के कारण और फिर किसान आंदोलन प्रारंभ हुए। और किसान आंदोलन की जो इनकी जो विचारधारा है वो किससे प्रेरित है? वो है फेबियन समाजवाद। ये फेबियन समाजवाद की है वो बात करते हैं इन्होंने अपने पिता से, फेबियन समाजवाद। अब फेबियन समाजवाद क्या होता है? देखो, फेबियन समाजवाद एक समाजवाद की विचारधारा है जो वैज्ञानिक समाजवाद के विरुद्ध है। वो क्या है? वैज्ञानिक समाजवाद के विरुद्ध है। वैज्ञानिक समाजवाद कहता है कि ठीक है, सिस्टेमेटिक ढंग से समाजवाद आएगा, लेकिन इसका झुकाव है जो फेबियन समाजवाद है उसका झुकाव थोड़ा सा मार्क्सवाद की तरफ है। इसकी शुरुआत है वो ब्रिटेन से मानी जाती है। ये पूंजीपतियों का भयंकर विरोध करते हैं फेबियन समाजवादी। तो जमींदारों को और पूंजीपतियों का विरोध ये करते हैं। और इसमें इन्होंने एक बात और कही है वो है लघु वृत्तांत, यानी इन्होंने लघु वृत्तांतों के जरिए किसानों को जागरूक किया। ये लघु वृत्तांत क्या होता है कि इन्होंने कोई बहुत बड़े स्तर पे अंग्रेजों का या आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित नहीं किया। मैंने पहले ही कहा था कि ये कॉमरेड रहे हैं, तो ये लोगों के बीच में, किसानों के बीच में जाकर लोगों को जागरूक करते थे। तो ये छोटे छोटे पंपलेट वगैरह छपवा कर बांटते थे। तो यानी छोटे छोटे इन्होंने माध्यम है वो अपनाए थे। और जिन हम ट्रॉट्सकीवादी की बात कर रहे थे, तो ये जो इनका किसान आंदोलन से या जो फेबियन समाजवाद है, तो उसमें इनका जो रोल है वो 2 पुस्तकों ने महत्वपूर्ण डिसाइड किया है। एक हिस्ट्री ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन जो इनकी ही पुस्तक है, किनकी? ए आर देसाई की नहीं है, ट्रॉट्सकीवादी की है। और द रिवॉल्यूशन ब्रिटेड्स से ये प्रभावित थे। ये 2 किताबें थे जिनसे ए आर देसाई है वो अत्यधिक प्रभावित थे, हिस्ट्री ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन और द रिवॉल्यूशन ब्रिटेड्स, इनसे ये प्रभावित रहे हैं। अब बात आती है, इन्होंने एक पुस्तक और लिखी है जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इंडियाज पथ ऑफ डेवलपमेंट। इंडियाज पथ ऑफ डेवलपमेंट, ए मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो इन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद भारत का विकास पथ कैसे होना चाहिए। तो उन्होंने कहा आज़ादी के बाद भी, और एक महत्वपूर्ण पुस्तक और है द स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया 1975। इन्होंने कहा था कि आज़ादी के बाद भी भारत में भी और विकासशील देशों के अंदर भी, विकासशील देशों के अंदर भी पूंजीवाद है वो हावी रहा है। क्या है? पूंजीवाद है वो हावी रहा है। और वो भारत को भी पूंजीवादी व्यवस्था मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं राज्य, मार्क्सवाद क्या बात करता है? राज्य एवं वर्ग विहीन समाज की बात करता है। तो राज्य तो खुद ही पूंजीवाद को जन्म देने वाली एक संस्था है। तो जब राज्य बन गया तो वो पूंजीवाद का तो समर्थन करेगा ही करेगा। और जो अन्य देश हैं, पूंजीवादी देश हैं, वो या जो राज्य है वो सहायता के नाम पे, सहयोग के नाम पे, समर्थन के नाम पे, कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर लोगों पे धीरे धीरे पूंजीवाद थोप रहा है।
विदेशी सरकारें भी जो पूंजीवादी है वो सहयोग के नाम पे हमने देखा होगा कि वो थोपती है, धीरे धीरे करके पता ही नहीं चलता है। तो भारत के अंदर भी पूंजीवाद इतना गहरा आ चुका है। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की थी, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की थी, हमने समाजवाद की बात की थी जब हम आज़ाद हुए थे। हमने पूंजीवाद का समर्थन नहीं किया था, लेकिन जो अन्य शासन है उन्होंने धीरे धीरे ऐसे कभी गेट लाकर, कभी WTO लाकर ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए कि भारत आज पूर्णतः पूंजीवादी देश बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। कुछ ही चीजें ऐसी बची है जो सरकार के नियंत्रण में, बाकी सब पूंजीवाद हावी हो चुका है। तो हमें पता ही नहीं चल रहा है और धीरे धीरे हम खुद पूंजीवाद के शिकार बनते जा रहे हैं। किसके शिकार बनते जा रहे हैं? पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या कहता है? पूंजीवाद कहता है कि लोगों का शोषण करें। अब कैसे वो हमारा शोषण कर रहा है? जब आपकी खाने की इच्छा नहीं होती ना, तब भी आपके मोबाइल में आता है कि ये फलाना इतने में दे रहा है। आपका कोई सामान खरीदने की कंडीशन नहीं होती है, फिर भी वो आपको बार बार कहता है कि ये देखो जी इस प्रकार से है। आजकल हम देखते हैं कि अभी वैलेंटाइन डे गया है या कुछ और इसी प्रकार के, तो उसमें मार्केट या सारों का, जैसे करवा चौथ है या कोई भी भारतीय और है, उन सब का बाजारीकरण हो गया। उनका पूंजीवाद संस्थाएं हैं उनका उपयोग करने लगी और हमें पता ही नहीं चलता है। वो करोड़ों का व्यापार करके अपने देश में करोड़ों रुपए ले जाती है और हम पता ही नहीं चलता है, हम लुटे जा रहे हैं और खुद पता नहीं है कि हम किससे और किस प्रकार से लुटेंगे। हमारे देश में पूंजीवाद आ गया और हम अभी भी समाजवाद का ढिढोरा पीटते रहते हैं। भारतीय संविधान में आज भी समाजवाद की हम बात करते हैं। तो रजनी कोठारी ने इनका समर्थन नहीं किया कि भारत में पूंजीवाद है। तो देसाई के अनुसार भारत भी एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जो बुर्जुआ वर्ग यानी उच्च वर्ग है उसके प्रभुत्व वाली सरकार है। यानी भारत सरकार को अब भी देखना आप कितने जो फंड मिलता है, जो पार्टी फंड मिलता है ना, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिलता है। तभी तो आपने देखे होंगे कि जो भारत के अंदर गरीबी और अमीरी की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। धन है वो कुछ ही लोगों के पास इकट्ठा होता जा रहा है। तो ये कहते हैं कि जब तक उस वर्ग की, बुर्जुआ वर्ग की प्रभुत्व वाली सरकारें रहेगी, वो कभी भी पिछड़ेपन को दूर नहीं कर सकती। वो कभी भी पिछड़ेपन को दूर नहीं कर सकती। वो प्रजातांत्रिक अधिकारों के समर्थक हैं। AR देसाई प्रजातांत्रिक अधिकारों के प्रबल पक्षधर हैं, लेकिन वो कहते हैं कि प्रजातंत्र को स्थापित करना है तो प्रजातांत्रिक क्रांति से काम नहीं चलेगा, समाजवादी क्रांति लानी पड़ेगी। फिर भारत के अंदर पूंजीवाद का अंत होगा, वर्ग संघर्ष का होगा। वही जो कार्ल मार्क्स चाहते थे, वही सारी की सारी बातें हैं वो AR देसाई ने कही है। अब मैं ग्रामीण समाजशास्त्र पे कुछ, मुझे टाइम नहीं मिला था, तो 2-4 बातें हैं इसकी पुस्तक की, हो सकता है कोई प्रश्न है वो पूछ लिया जाए। तो इन्होंने कहा था कि भारतीय 2-4 में लाइनें हैं वो आपको बता देता हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कि ग्रामीण भारत है वो निष्क्रिय समाज नहीं है, ग्रामीण समाज है वो निष्क्रिय समाज नहीं है, वो पूर्णतः सक्रिय है। और ये जो पुस्तक में बात कर रहा था, तो ये पुस्तक इनकी थी प्रारंभिक भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र। प्रारंभिक भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र है, 1953 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद में इसका ये संस्करण है वो निकला था। इन्होंने हिंदू सामाजिक संरचना के, क्या हिंदू सामाजिक संरचना के 3 महत्वपूर्ण पक्ष बताए। कितने? भारतीय सामाजिक व्यवस्था के 3 पॉइंट बताए हैं। एक तो संयुक्त परिवार, दूसरा जाति व्यवस्था और तीसरा कौन सा बताया है? संयुक्त परिवार, जाति और ग्रामीण समाज, आत्मनिर्भर ग्रामीण समाज। ये भारतीय सामाजिक संरचना के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। इन्होंने भूमि संबंधों की चर्चा की है, कृषक संबंधों की चर्चा की है, और एक महत्वपूर्ण जो अभी तक मैंने नहीं बताई है कि इन्होंने जो सामुदायिक विकास योजनाएं हैं, सामुदायिक विकास योजनाएं हैं, उनका समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया है। किनका किया है? सामुदायिक विकास योजनाएं। कौन सी है सामुदायिक विकास योजनाएं? तो जो समुदाय के लिए विकास के लिए होती है, और एक इसी पर्टिकुलर नाम से भी एक प्रोग्राम चला था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास योजना, सामुदायिक विकास योजना। तो इनका इन्होंने समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया है 2 अक्टूबर
2 अक्टूबर 1952 से एक समाजशास्त्रीय विकास योजना की शुरुआत हुई थी और इसका विश्लेषण है वो AR देसाई ने भी किया है और SC दुबे ने भी अपने समीरपेट के गांव में किया है, दोनों ने किया है। किसका? सामुदायिक विकास योजना का 2 अक्टूबर 1952 के अंदर। और SC दुबे ने उन्होंने कहा था, SC दुबे ने जब इनका विश्लेषण किया था कि इसके अंदर जो दृष्टिकोण है, जो स्रोत है, वो क्या है? ऊपर से नीचे की ओर है, यानी सरकार है वो नीचे की ओर आना चाहिए और उन्होंने कहा था कि ये नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए इस योजना के अंदर। तो ये, और इन्होंने सर्वोदय की चर्चा भी है वो इस पुस्तक में इन्होंने की है और इन्होंने योजना के 3 चरण बताए थे। तो ये इनकी मुख्य रूप तो यही होगा कि ग्रामीण समाजशास्त्र का बात हो गई इसमें, और जो सामुदायिक विकास योजना है उनका समाजशास्त्रीय विश्लेषण इसमें किया है, और सामुदायिक जो योजनाएं हैं और भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है उनकी ग्रामीण समाज की जो समस्याएं हैं उन पे इन्होंने विस्तार से चर्चा इस पुस्तक में की है। मेरे अभी कोई प्लानिंग है, अभी टाइम नहीं मिल रहा है कि जितनी भी इंडियन थिंकर्स की पुस्तक हैं जो हिंदी मीडियम में उपलब्ध है उन सब का संक्षिप्त आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकूं, तो वक्त मिलेगा तो ऐसा जरूर करेंगे। आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी तुरंत वीडियोस मिले। धन्यवाद।